साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में, और ये नाइट सेशन है 9:30 PM। और 9:30 PM में प्रत्येक दिन क्वेश्चन आवर होता है, ये सबको पता है। और आज बारी है इस क्वेश्चन आवर 10 के दम में आर्ट सेक्शन के 9वें क्वेश्चन आवर की। तो एक एक करके क्वेश्चन आवर आपके लिए लाया जा रहा है ताकि आप अपनी तैयारी को एक ऊंचे लेवल तक ले जा सकें और बीपीएससी जैसे एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज का 10 का दम क्वेश्चन आवर के रूप में। क्वेश्चन आवर ये कल रात को होना था, लेकिन अचानक किसी व्यस्तता के कारण वो नहीं हो पाया, तो उसी को हम आज लेकर आए हैं। तो देखते हैं आज के 10 के दम में 11 सवाल जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से संबंधित है। एक एक सवाल महत्वपूर्ण है। बहुत सारे सवाल आप जानते होंगे और नहीं जानते तो इसको सीखने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके 11 सवाल को देखते हैं। पहला कि अशोक ने अपने अभिषेक के किस वर्ष कलिंग को जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध, कलिंग युद्ध, मौर्य काल में अशोक के समय। तो कह रहा है कि अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके किस वर्ष उसने कलिंग को जीतने का कार्य किया। और कलिंग का जीत अशोक के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया, इसलिए कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन है 5वां वर्ष, 8वां वर्ष, 10वां वर्ष या 14वां वर्ष। तो ये ध्यान रखना है कि ये 4 ऑप्शन है और चारों को आपको ध्यान रख करके याद रखना है कलिंग युद्ध के बारे में हर कुछ। तो अशोक कलिंग युद्ध जीतने का जो कार्य था वो कई उद्देश्यों से किया गया था, और ये जो किया गया था राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, मतलब राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें वर्ष में कलिंग को जीता अशोक ने। जो पढ़े होंगे उनको याद होगा कि राज्याभिषेक जो हुआ था 269 BC में हुआ था और कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ। और इस प्रकार से पता चलता है कि राज्याभिषेक के 8वें साल में कलिंग पर हमला किया और कलिंग को जीता। उद्देश्य था कि मगध के साम्राज्य का विस्तार करना, इसके साथ साथ मगध के सीमा को समुद्र तक पहुंचा देना। क्योंकि कलिंग आज उड़ीसा में है और उड़ीसा समुद्र के किनारे का राज्य है, तो ये चाहते थे कि हमारा सीमा जो हो वो समुद्र तक पहुंच जाए ताकि व्यापार हो सके। साथ ही हाथी प्राप्त करना और नागा को दंडित करने का एक प्रयास किया गया था। और इस युद्ध में जीता, लाखों लोगों की जान चली गई इस युद्ध में। और इसी को देख करके हृदय परिवर्तन होता अशोक का, और उसने भेरी घोष की नीति को त्याग करके धम्म की नीति अपनाया, और यहीं से पूरी तरह से अशोक का जीवन में परिवर्तन आ गया। और इसलिए कलिंग के युद्ध को ध्यान रखना है। कलिंग जो अभी उड़ीसा में है, और ये कलिंग को जीतने का काम राज्याभिषेक के 8वें साल में किया अशोक ने। आगे चलें तो शिवाजी के घुड़सवार सेना में सबसे निम्न अधिकारी कहलाता था। मतलब निम्न मतलब सबसे लोअर ऑफिसर, जिसकी सीनियरिटी अगर देखें तो लो ग्रेड में सबसे कम था। ऑप्शन है हवलदार, हजारी, जुमलादार या नायक। कौन होता था सबसे निम्न स्तर का अधिकारी? तो ध्यान रखना है, ऐसे भी आज भी ध्यान दिए होंगे तो आज भी हवलदार ही थाना में सबसे नीचे होता है। तो हवलदार उस समय भी थे, आज भी थे। ध्यान रखना है कि शिवाजी के सैन्य प्रशासन में सबसे इंपॉर्टेंट पागा सेना को माना जाता था, जो एक अश्वरोही सेना हुआ करता था। अश्वरोही मतलब घोड़े की दस्ते हुए करते थे। और इस अश्वरोही सेना में 25 घुड़सवारों का एक दस्ता होता था जिसको घट कहा जाता था। और इस घट का जो अधिकारी होता था वही हवलदार होता था। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे जो नीचे स्तर पर होता था वो हवलदार होता था। और ऐसे ऐसे 5 हवलदार पर एक जुमलदार होता था, और ऐसे ऐसे 10 जुमलदार जब मिलते थे तो एक हजारी हो जाता था। और इस प्रकार से बंटवारा था सैन्य के अधिकारियों का। तो सबसे नीचे स्तर पर हवलदार और सबसे ऊंचे स्तर पर पंच हजारी, जो सेना प्रमुख के रूप में सरे नौबत भी कहलाता था। तो ध्यान रखना है सबको। तो ध्यान रखना है कि हवलदार के ऊपर जुमलदार, जुमलदार का हजारी, हजारी के ऊपर पंच हजारी। तो इस प्रकार से शिवाजी ने अपने सेना को बांट रखा था, जिसको पागा सेना के रूप में देखते हैं। आगे चलें तो तीसरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि पंजाब में हुए कूका आंदोलन का नेता कौन था? तो कूका विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट। 1857 की क्रांति के बाद जो भी आंदोलन हुए उसमें कूका आंदोलन का बहुत नाम आता है। और कूका आंदोलन पंजाब के क्षेत्र में हुआ था, यह ध्यान रखना है। और इसके प्रवर्तक के रूप में
जो नेता थे गुरु राम सिंह, गुरु चंद्रदेव, बंदा बहादुर, भगत जवाहरलाल। तो इसको शुरू किया भगत जवाहरलाल ने, और इन्हीं के प्रवर्तन के आधार पर ये पूरे पंजाब में फैला। लेकिन इसको सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया गुरु राम सिंह ने या बाबा राम सिंह ने। तो ये दोनों का नाम आता है कि लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाएगा तो गुरु राम सिंह को, और अगर शुरू करने का श्रेय जाएगा तो भगत जवाहरलाल को। तो ध्यान रखना है, जिसको बाद में गुरु राम सिंह को कैद करके रंगून भेजा गया और परिणाम स्वरूप कूका आंदोलन समाप्त हो गया और असफल हो गया। तो कूका आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद हुए आंदोलनों में एक बड़ा आंदोलन पंजाब के क्षेत्र में। तो ध्यान रखना है, प्रवर्तक के तौर पर भगत जवाहरलाल को और लोकप्रिय बनाने का श्रेय गुरु राम सिंह को। आगे चलें तो पॉलिटी का एक सवाल है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो एक उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट का जो जज होता है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर या त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा, मतलब त्याग पत्र किसको देगा ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, किसको देगा वो त्याग पत्र। तो ध्यान रखना है कि जब भी उच्च न्यायालय की बात आ जाए या सर्वोच्च न्यायालय की बात आ जाए तो नियुक्ति हो या त्याग हो, दोनों काम राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। मतलब नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देना होता है। ये अलग बात है कि शपथ ग्रहण कराने का काम राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि एक उच्च न्यायालय हो, उसके न्यायाधीश को जब भी त्याग पत्र देना होगा तो किसको संबोधित करेगा, तो राष्ट्रपति के नाम से वो लेटर लिखेंगे त्याग पत्र का, और इस प्रकार से उनका त्याग पत्र राष्ट्रपति स्वीकार करेंगे और उनका रेजिग्नेशन फाइनल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्याग पत्र जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम संबोधित होता है। आगे चलें तो पांचवा एक सवाल है कि भारत में मतदान की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कॉन्सेप्चुअली। अद्यतन मतलब अपग्रेड होता है कि मतदान जो सूची आता है कि किसको वोट देना है, किसका वोटर लिस्ट में नाम है, किसका नहीं है, मर गया तो उसको हटाना है, और कोई नया 18 वर्ष उम्र प्राप्त कर लिया तो उसको जोड़ना भी है। तो हर इलेक्शन के पहले ये काम होता रहता है, और काम जो होता है उसमें मरे हुए व्यक्तियों को लिस्ट से हटाना होता है, और एक नया युवा जो मतदान का अधिकार प्राप्त कर चुका उम्र के हिसाब से उसका नाम जोड़ने का काम। तो ये काम कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है, संबंधित राज्य करता है, चुनाव आयोग करता है, या संसदीय सचिवालय करता है। तो ध्यान रखना है कि जो भी काम होगा ये सारा काम चुनाव आयोग के द्वारा होगा। तो चुनाव आयोग मतदाता सूची का अपग्रेडेशन का काम करता रहता है। जिनका भी उम्र पूरा हो गया वो आप एप्लीकेशन देंगे और उनका नाम चढ़ेगा, जिनकी मृत्यु हो गई उनको देंगे तो उनका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा और एक फाइनल सूची बनकर आएगी। तो ये सारा काम किसके जिम्मे है? तो चुनाव आयोग के जिम्मे है। बिहार में विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में है, अंतिम दौर में है, तो चुनाव से संबंधित जो भी घटनाक्रम है उसको नजर रखना, एग्जाम में आने वाले समय में पूछा जा सकता है। आगे चलें तो छठा एक सवाल है कि संसदीय शासन में कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कि संसदीय जो शासन होता है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन जो है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास है, या नौकरशाही के पास है? किसके पास है? क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री के पास है। क्योंकि पता होना चाहिए कि विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों का पावरफुल हेड कौन है? पार्लियामेंट है, संसद है। संसद में मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल का हेड कौन है? प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री के आधार पर ही जो भी कानून बनेगा, उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो सारा का जिम्मा किनके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। और प्रधानमंत्री जो डिसीजन लेंगे उसी के हिसाब से पूरे देश में कार्यपालिका काम करेगी। तो ध्यान रखना है कि संसदीय शासन में कार्यपालिका का मुख्य शक्ति किसके पास? तो प्रधानमंत्री के पास। इसीलिए प्रधानमंत्री को देश का वास्तविक शासक और जबकि राष्ट्रपति को वर्चुअल शासक कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, हेड राष्ट्रपति हैं लेकिन कार्य करने का सारा जिम्मा प्रधानमंत्री के पास है। आगे चलें तो सातवां, इनमें कौन भारत के पूर्वी तट स्थित पतन है? एक बंदरगाह की बात पूछी जा रही है जो पूर्वी तट पर स्थित हो। दो बंदरगाह का समूह है। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट हम लोग पढ़े हैं ज्योग्राफी में। ये भारत है ऐसे, तो भारत का ये पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है,
और ये पूर्वी तट है। तो यही पूछ रहा है कि कौन तट पूर्वी तट पर स्थित है बंदरगाह, कौन सेट बंदरगाह का? कांडला हल्दिया, पारादीप कांडला, हल्दिया कोचीन और पारादीप हल्दिया, कौन सा बंदरगाह का समूह पूर्वी तट पर स्थित है? तो तट या तो पश्चिमी होगा या पूर्वी होगा, यही तट है भारत का समुद्री। और जितने भी पोर्ट हैं या तो पश्चिमी तट पर हैं या पूर्वी तट पर है। तो जो राज्य जो लोकेशन पश्चिम की तरफ होगा वो पश्चिमी तट होगा, और जो राज्य और जो लोकेशन पूर्वी तट की तरफ होगा वो पूर्वी तट पर होगा। तो ये देखें, कांडला और हल्दिया, पारादीप कांडला, हल्दिया कोचीन, पारादीप हल्दिया। तो कांडला गुजरात में है, ध्यान रखना है, कच्छ के क्षेत्र में या कच्छ जिले में कांडला है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। पारादीप उड़ीसा में है, कांडला गुजरात में है। तो उड़ीसा पूर्वी तट पर, कांडला गुजरात पश्चिमी तट पर। यहाँ कांडला गुजरात पश्चिमी तट पर, हल्दिया वेस्ट बंगाल में पूर्वी तट पर। इधर चलें तो हल्दिया कोचीन, हल्दिया पूर्वी तट पर वेस्ट बंगाल में, और कोचीन केरल पश्चिमी तट पर, क्योंकि केरल इधर है। अब इधर देखें तो पारादीप उड़ीसा और हल्दिया वेस्ट बंगाल। तो पारादीप उड़ीसा यहां पर, पारादीप और हल्दिया यहां पर वेस्ट बंगाल में। तो ये दोनों क्या हो गया? पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है वो इस सेट में पारादीप और हल्दिया। आगे चलें तो 9वां सवाल कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मानस पशु विहार। ऑप्शन है राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। किस राज्य में है मानस पशु विहार? तो ये जो राज्य है आपको पता होना चाहिए कि आंसर आसाम है, क्योंकि ये मानस पशु विहार या मानस पशु अभ्यारण्य एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थित है और यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसके अलावा यह हाथियों के लिए और बाघ के लिए संरक्षण क्षेत्र है, और साथ ही भारत का एक जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में भी देखा जाता है। और इसलिए मानस पशु विहार एक बहुत इंपॉर्टेंट पशु अभ्यारण्य है भारत में। तो ये ध्यान रखना है, और आंसर क्या होगा? आसाम। अब आगे चलें तो 9वां सवाल करा, इनमें किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं सटती है? तो जो राज्य किनारे में होंगे उसी की सीमा म्यांमार से सटेगी जो पूर्वोत्तर राज्य होंगे। ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। किसकी सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है? तो ये ध्यान रखना है, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड तीनों पूर्वोत्तर का किनारे का राज्य है, और वो तीनों बर्मा से सटा हुआ है म्यांमार से, जबकि मेघालय थोड़ा बीच में है और मेघालय की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है। तो ध्यान रखना, इन चारों पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड म्यांमार से सटा हुआ है, जबकि मेघालय म्यांमार के अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता है। आगे चले तो 2 इंपॉर्टेंट सवाल इकोनॉमिक्स से। पहला कि अत्यधिक विकसित देशों के जीडीपी में कृषि का सापेक्ष योगदान होता है। जीडीपी में कृषि की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है अपेक्षाकृत उच्च, अपेक्षाकृत निम्न, अन्य क्षेत्रकों के समान या शून्य। कितना होता है? तो एक चीज ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में कि जिस देश में जीडीपी कृषि पर आधारित होगा या कृषि का योगदान ज्यादा होगा, वो देश का अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था या अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था माना जाएगा। जैसे भारत एक विकासशील देश है, इसलिए क्योंकि भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान अभी भी 14 से 15% है। एक चीज ध्यान देना है कि जैसे जैसे कृषि का योगदान कम होता है वो देश विकसित बनते चले जाते हैं, क्योंकि कृषि का घटता है और इसका जगह सेवा क्षेत्र लेता है। तो सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ेगा तो वो ज्यादा डेवलप कंट्री माना जाएगा। और जितने भी डेवलप कंट्री हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, वो सब जो डेवलप्ड हैं, जापान है, तो वहां पर कृषि का परसेंटेज जीडीपी में घटता चला जाता है, और नॉर्मली ये 1 से 2% के बीच रहता है। तो ध्यान रखना है कि कृषि का जितना कम होगा विकास उतना ही अधिक होगा। अर्थात अपेक्षाकृत उच्च होना चाहिए कि निम्न होना चाहिए? तो आंसर होगा अपेक्षाकृत निम्न होना चाहिए। और आज के 10 के दम का अंतिम सवाल 11वां सवाल कह रहा है कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? इनकम में और कंजम्पशन में, कि आय और उपभोग का क्या रिलेशन होता है? इनकम बढ़ने पर आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? इनकम बढ़ने पर उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इनकम घटने पर उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है ये प्रतिलोम का संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है,
आंशिक संबंध है या कोई संबंध नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, आय और उपभोग का सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से रिलेशन है। कहने का मतलब जैसे जैसे आय बढ़ेगा वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आय घटेगा वैसे वैसे उपभोग भी घटेगा। जैसे कोविड-19 काल में देख रहे हैं कि सबका आय घट गया, तो आय घट गया तो अपने अपने जो कंजम्पशन है, उपभोग करने का जो क्षमता है उसको कम कर रहे हैं। जो गाड़ी यूज करते थे अब गाड़ी कम यूज कर रहे हैं, जो 10 दिन यूज करते थे पेट्रोल बचाने के लिए कम कर रहे हैं, जो दूध 2 लीटर खाते थे वो 1 लीटर खा रहे हैं। तो इस तरह से प्रोडक्शन के और आय के आधार पर जितना आय होगा उसी के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कंज्यूम करेगा, उपभोग करेगा। और ये स्थिति आय और भोग के रिलेशन को दर्शाती है, मतलब आय के हिसाब से उपभोग होता है। मतलब ये संबंध कैसा है, तो सीधा डायरेक्ट संबंध है। तो यही था 10 कदम, इसको देखें और इसी के प्रारूप पर अपने एग्जाम के तैयारी को एक ऊंचाई तक ले जाएं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तक देख रहे हैं और चैनल से जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो क्लास को लाइक भी करें और अपने अपने सभी ग्रुप में साझा भी कर दीजिए। तो यही था आज के 10 कदम। कल फिर मिलेंगे एक नए 10 कदम में, जो कल होगा करंट अफेयर का 10 कदम सैटरडे स्पेशल में। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए गुड नाइट, शुभ रात्रि। बोलिए सब मिलकर एक बार, जय हो मैया की। थैंक यू।